फार्मा इंडस्ट्री में हम पानी सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, हम उसे बनाते हैं। लेकिन सोचिए, इस करोड़ों के वैलिडेटेड सिस्टम के दिल में एक छिपा हुआ दुश्मन बैठा है, जिसे हम कहते हैं टीओसी, यानी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो आपके इस मल्टी मिलियन डॉलर के वाटर सिस्टम में ये भूत आखिर है क्या? ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे काबू में रखना इंजीनियर्स और फैसिलिटी मैनेजर्स के लिए सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये अदृश्य खतरा है क्या, फिर देखेंगे कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स पर नज़र डालेंगे, स्पाइक्स को कैसे ठीक करेंगे ये जानेंगे, और देखेंगे कि प्योरिटी के लिए इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात, मरीजों और प्रोडक्ट को कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द इनविजिबल थ्रेट। यहाँ हम समझेंगे कि एक छोटा सा दिखने वाला मीट्रिक FDA कंप्लायंस के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन सकता है। तो ये टोटल ऑर्गेनिक कार्बन या TOC आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये आपके प्योरिफाइड वाटर सिस्टम में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की कुल मात्रा का एक माप है। ये सीधा सीधा बताता है कि आपका पानी कितना शुद्ध है। ठीक है, तो TOC क्या है ये तो समझ गए। अब बात करते हैं कि नियम कानून क्या कहते हैं। सेक्शन 2, द रेगुलेटरी गोल्ड स्टैंडर्ड, और इसमें हम USP चैप्टर _643 को समझेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी USP ने जनरल चैप्टर 643 के तहत प्योरिफाइड वाटर के लिए एक बहुत सख्त लिमिट तय की है, और वो है 500 पार्ट्स पर बिलियन या PPB। अब आप सोच रहे होंगे 500 PPB आखिर होता कितना है? तो अंदाज़ा लगाइए, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक ओलंपिक साइज की स्विमिंग पूल में सिर्फ आधा चम्मच चीनी घोल दी हो। जी हाँ, इतने छोटे लेवल पर हमें इसे मॉनिटर करना होता है। तो अब असली बात पर आते हैं। अगर FDA ऑडिट के दौरान ये लिमिट पार हो गई तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको सीधे 483 वार्निंग लेटर मिल सकता है, जो कि एक ऑफिशियल नोटिस है कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे। पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाई TOC बैक्टीरिया के लिए एक ढाल का काम करता है, उन्हें सैनिटाइजेशन प्रोसेस से बचाता है, और जाहिर है इससे सेफ्टी पर सीधा सवाल उठता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। गेम सिर्फ 500 PPB के नीचे रहने का नहीं है, असली खेल तो सिस्टम के ट्रेंड को समझने का है, उसके नॉर्मल बर्ताव को जानने का है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका सिस्टम आमतौर पर 15 PPB पर एकदम बढ़िया चल रहा है, और फिर अचानक से वो 80 PPB पर पहुंच जाता है। अब भले ही ये 500 की लिमिट से बहुत नीचे हो, लेकिन इसे स्पेशल कॉज वेरिएशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक चेतावनी कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो सवाल उठता है कि हम अपने सिस्टम के लिए अंदरूनी सेफ्टी लिमिट्स कैसे सेट करें। इसका एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, बेसलाइन तय करना। इसके लिए आप पिछले 30 से 90 दिनों के डेटा को एनालाइज करते हैं। दूसरा स्टेप, अलर्ट लिमिट सेट करना। ये आमतौर पर मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 2 सिग्मा पर होती है। इसे आप धुएं का अलार्म समझिए, एक अर्ली वार्निंग। और आखिर में तीसरा स्टेप, एक्शन लिमिट। ये होती है मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 3 सिग्मा, और ये आग लगने जैसा है, मतलब इस पर तुरंत एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अलर्ट या एक्शन लिमिट ब्रीच हो गई। अब आती है जासूसी की बारी। जब TOC में अचानक कोई स्पाइक आता है तो इसके पीछे कौन से यूजुअल सस्पेक्ट्स यानी आम वजह होती हैं? देखिए, इन वजहों को हम 2 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होते हैं बाहरी कारण, जैसे मौसम में बदलाव। मान लीजिए वसंत में जब बर्फ पिघलती है तो फीड वाटर में TOC बढ़ जाता है, या फिर शहर की पानी की पाइपलाइन में कोई ब्रेक आ गया हो। और दूसरी तरफ है अंदरूनी कारण, जैसे कि आपके RO मेम्ब्रेन में गंदगी जमना, UV लैंप की पावर कम होना, या फिर सिस्टम के अंदर ही बायोफिल्म का बनना। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को पकड़ने की बात की। अब फोकस को बदलते हैं और ये देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन और मेंटेनेंस के जरिए हम प्रॉब्लम को होने से ही कैसे रोक सकते हैं, मतलब प्रोएक्टिव कैसे बने। इंजीनियरिंग की दुनिया में सिस्टम की बनावट या ज्योमेट्री TOC से लड़ने का एक बहुत पावरफुल हथियार है। ASME/BPE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेड लेग्स को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए 3D या 2D रूल फॉलो किया जाता है। सिद्धांत बहुत सीधा सा है, पानी जहां भी रुकेगा वहां ऑर्गेनिक्स जमा होंगे और बायोफिल्म को पनपने का मौका मिलेगा।
और एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, यूवी फोटो ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है कि एक बहुत हाई इंटेंसिटी वाली 185 नैनोमीटर की यूवी लाइट हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बनाती है। अब ये रेडिकल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सचमुच जलाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो यूवी लैंप्स हैं, इनकी भी एक उम्र होती है। आमतौर पर लगभग 8000 से 9000 घंटे चलने के बाद इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। इसलिए ये पक्का करने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनका रेगुलर परफॉर्मेंस चेक और समय पर रिप्लेसमेंट बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिर में इन सारी टेक्निकल बातों को सबसे जरूरी चीज से जोड़ते हैं, और वो है क्वालिटी और मरीजों की सेफ्टी। देखिए, हाई टीओसी लेवल और खतरनाक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के बीच एक सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। अक्सर जहां टीओसी ज्यादा होता है, वहां एंडोटॉक्सिन का लेवल भी बढ़ने लगता है, और किसी भी इंजेक्शन वाली दवा के लिए हाई एंडोटॉक्सिन का मतलब है स्टॉप शिप इवेंट, मतलब उस बैच का शिपमेंट तुरंत रोक दिया जाता है, क्योंकि ये मरीजों की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। तो इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, टीओसी में फेलियर सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ नहीं है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये ऑर्गेनिक्स एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, जो दवा को शीशी से बाहर निकलने से पहले ही खराब कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? इसे हम एक 3 स्टेप वाले मंत्र में याद रख सकते हैं। पहला, ट्रेंड देखो, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का इस्तेमाल करके अपने डेटा पर नजर रखो। दूसरा, ट्रैक करो, अपनी 3 सिग्मा लिमिट्स की इज्जत करो और कोई भी गड़बड़ दिखे तो फौरन उसकी जांच करो। और तीसरा, ट्रीट करो, अपने सिस्टम को ASME स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के हिसाब से मेंटेन रखो। और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आपका सिस्टम सिर्फ इन स्पेक है, यानी सिर्फ नियमों के अंदर है, या फिर वो सच में इन कंट्रोल है? असली लक्ष्य सिर्फ नियम मानना नहीं, बल्कि वाटर सिस्टम मैनेजमेंट और मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक प्रोएक्टिव सोच अपनाना है।